कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे शुरुआत से जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हम शुरू में एक मिल के 4 ओनर यानी कि मालिकों को देखते हैं, जिनके नाम ग्रीक, पेरुमल, बसु और मधुकर हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि पेरुमल का छोटा भाई ग्रीक अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगने के लिए यहाँ पर हमेशा आता रहता है। उसका यह कहना है कि पेरुमल उसके पिता के मरने के बाद धोखे से सारी संपत्ति को अपने नाम कर लिया है, जबकि पेरुमल कहता है कि यह सब कुछ झूठ है। पिताजी ने यह सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, तो उसमें मैं क्या करूँ। इसलिए दोनों भाइयों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। ग्रीक भी समझ जाता है कि इस तरह मांगने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो पेरुमल को मारने का फैसला करता है। बस उसे इंतजार होता है एक बेहतरीन मौके का। इसी बीच हम मिल के अंदर मारी नाम के एक आदमी को काम करते हुए देखते हैं, जो कि छोटी जाति और गरीब लोगों की तरफ से चुनाव में खड़ा होने वाला होता है। लेकिन चुनाव में मधुकर का दोस्त अनुरूप भी खड़ा होने वाला होता है, और इसके लिए वह मारी को फटकार लगाते हुए कहता है कि तुम अब हमारे बराबर खड़ा होगे क्या, तुम्हारी औकात क्या है। इसके साथ ही वह मारी को टॉयलेट भी साफ करने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बात आगे बढ़ते हुए हाथापाई पर पहुंच जाती है। और शोर सुनकर मधुकर भी वहां पर पहुंच जाता है और गुस्से में मारी को काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम मारी और पोनी की बेटी दानाम को देखते हैं। दरअसल पोनी एक पुलिस कांस्टेबल थी, तो अक्सर इस जगह पर दानाम उसका इंतजार करती थी, जहाँ पर दानाम से मिलने के लिए उसका मामा संगाई भी आता था। लेकिन पोनी पता नहीं क्यों संगाई से बात नहीं करती थी। जब पोनी आती है तो अपनी बेटी दानाम को लेकर घर जाने लगती है, तो दानाम उससे पूछती कि माँ, आखिरकार आप मामा से बात क्यों नहीं करती है, और पोनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जब दोनों घर आते तो पोनी देखती कि आज मारी काम से जल्दी घर लौट आया है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान भी होते हैं। फिर पोनी के पूछने पर वह सब कुछ बता देता है कि आज क्या क्या हुआ था। पोनी उससे कहती कि आप दूसरे लोगों से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो, और अगर हम दोनों मिलकर नहीं कमाएंगे तो ना हम एक अच्छा घर ले पाएंगे और ना ही अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर पाएंगे। और इसलिए आप इस चुनाव वगैरह का झमेला छोड़कर आप उन साहब लोगों से माफी मांग लो, ताकि वो आपको दोबारा से नौकरी पर रख ले। और मारी अपनी पत्नी की बात मानकर मधुकर और दूसरे सभी लोगों से माफी मांगने के लिए जाता है, जिस दौरान मधुकर उससे कहता है कि तुम अपनी वर्दी वाली बीबी को एक रात के लिए हमारे पास भेज दो, तो मैं तुम्हें नौकरी पर वापस रख लूंगा। बस ये सुनते ही मारी का खून खोल जाता है। वह पहले तो मधुकर के मुंह पर थूक देता है, और ज्यादा बात बिगड़ने पर मारी का एक दोस्त वास मारी को तुरंत लेकर जाता है। लेकिन अब यह बात मधुकर अपने दिल पर ले लेता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मारी जैसा नीच जाति का व्यक्ति उससे इस तरह का व्यवहार करके चला गया, और वो मारी से बदला लेने का एक प्लान बनाता है। इसी बीच हम दानाम और संगाई को देखते हैं, जो रोज की तरह पोनी का इंतजार कर रहे होते हैं। दानाम अपने एक दोस्त को संगाई से मिलवाती है, जो कि असल में पेरुमल का बेटा होता है, जो कि देख नहीं सकता है। तभी वहाँ पर पेरुमल भी आ जाता है, जो अपने बेटे को साथ लेकर चला जाता है। अब काफी देर होने के बाद पोनी जब नहीं आती तो संगाई को इसकी चिंता होने लगती है। पोनी कहाँ गई यह देखकर दानाम उसे कहते कि मामा चिंता न करिए, माँ को कभी कभी आने में देरी हो जाती है। इधर अंधेरा होने के बाद जब पोनी अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसे वहाँ पर ऑफिसर देवा मिलता है। वह पोनी से कहता है कि एक जगह पर कुछ मैटर हो गया है, चलो पहले उसे निपटा लेते हैं, तब तुम उसके बाद घर चले जाना। क्योंकि यह पोनी की ड्यूटी का हिस्सा था तो वो मना नहीं कर पाती है और उसके साथ में चली जाती है। इधर अंधेरा हो गया होता है तो संगाई दानाम को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि मारी नशे में धुत पड़ा हुआ है। संगाई दानाम से कहता है कि तुम खा पी कर सो जाओ, मैं तुम्हारी माँ के आने तक बाहर ही इंतजार करूंगा, तुम चिंता ना करो। वहीं देवा पोनी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर गिरी, अम्बू, पेरुमल, मधुकर और उर्वशी सब मौजूद होते हैं। दरअसल देवा इन सभी से मिला हुआ होता है, और उसने उनसे ये भी कहा था कि तुम लोग बस इसे जान से मत मारना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि यह पुलिस विभाग में काम करती है। यह सुनते ही अनुरूप पहले बाहर आता है और पोनी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे कि वो बेचारी अधमरी हो जाती है। फिर वे सभी बारी बारी से पोनी का शोषण करते हैं, यानी कि उसका रेप करते हैं। फिर जब उन लोगों का इतने से भी मन नहीं भरता है तो वह सभी लोग मारी का घर जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ बेचारी पोनी को इस हालत में देखकर वहाँ पास में खेल रहे बच्चे भी उसे गंदी तरह से छूते हैं, जिसमें सुधलाई भी शामिल होता है। लेकिन पोनी बेहोश होने से पहले सुधलाई का चेहरा देख लेती है। अब इन बच्चों को पोनी के पास देखकर देवा उन्हें वहाँ से भगाता है। फिर पोनी को बेहोश देखकर बाकी सभी की तरह देवा भी उसके साथ में दुष्कर्म करता है। अब यहाँ संगाई को मारी के घर के बाहर देखकर बासु उसके सर के ऊपर मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। अब अनबू यह भी देखता है कि घर के अंदर दानाम और मारी दोनों मौजूद होते हैं, फिर भी वो घर को जला देता है, जिसके साथ ही वो लोग चले जाते हैं। और जब तक संगाई को होश आता है तब तक वो घर जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है, और मारी और दानाम दोनों भी जल जाते हैं, जिन्हें संगाई चाहकर भी नहीं बचा पाता है। अब सीन कट होकर फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि आखिरकार संगाई से पोनी बात क्यों नहीं करती थी। असल में पोनी और संगाई दोनों सौतेले भाई बहन होते हैं, जिनके पिता ने 2 शादियां की थी, जिसके कारण से संगाई की माँ ने पोनी से माँ से कहा था कि जैसे तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई उसी तरह तुम्हारी बेटी का भी बसा बसा घर जलकर राख हो जाएगा। और यही वजह थी कि पोनी संगाई से बात नहीं करती थी। अगली सुबह जब पोनी घर पहुंचती है तो वो इस बात को संगाई से भी कहती है कि आखिरकार तुम्हारी माँ का श्राप आज मुझे लग ही गया।
या मधुकर उसके साथियों ने क्राइम तो किया है, इसीलिए उन पर केस भी होता है। इसीलिए मधुकर और उसके दोस्तों ने पहले ही सरेंडर कर दिया होता है और उन्होंने रानी नाम के एक बहुत ही बड़ी वकील को भी अपनी तरफ से खड़ा कर दिया होता है। इधर पोनी बेचारी एक सरकारी वकील लेकर आती है, जिसको पहले देवा ने यह कहा होता है कि तुम बलात्कार वाली बात को केस में मत लिखना, इससे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह से वह केस को कमजोर करने के लिए पोनी पर दबाव बना रहा होता है और बेचारी पोनी ऐसा ही करती है। उसके घर में आग लगना उसके पति और बच्चों को मरने वाला इल्जाम में लगाती है। अब इस केस को सुनकर जज उन्हें 15 दिन की रिमांड पर भेज देता है, लेकिन देवा ने रानी के साथ में मिलकर उन्हें पीछे के रास्ते से भगाने का प्लान बनाया होता है और वे सभी पीछे के रास्ते से दीवार को कूदकर भाग जाते हैं। और इसके बारे में जैसे ही पोनी को पता चलता है तो वो समझ जाती है कि इसमें भी देवा का ही हाथ है। इधर इन सभी के अलग अलग रहने और छिपने का इंतजाम पहले से गिरी ने किया होता है, जिसके बारे में रानी को पता था। बेचारी पोनी अपने भाई संगाई के पास आकर उसे सब कुछ बताती है और पूछती कि आखिरकार तुम अपना गांव छोड़कर यहाँ क्यों रहते हो। संगाई उसे बताता है कि जानती हो, जैसा तुम्हारे साथ हुआ है उसी तरह कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे बेटे ने एक जमींदार के पेड़ से आम को तोड़ लिया था, इसलिए वो मेरे बेटे को पकड़कर बहुत मारा और जब मेरी पत्नी उसे रोकने गई तो उसने मेरी पत्नी और बेटे दोनों को जान से मार दिया और मैंने इस बात का उसे बदला लेना चाहा और उसके लिए मैंने हथियार भी खरीद लिए थे। फिर मैंने तुम्हारी बेटी दनाम को देखा और मैं उसके लिए जीने लगा और वह भी आज मुझसे दूर हो गई। और यह सुनकर पोनी संगाई से कहती है कि क्या तुम दनाम और मारी की मौत का बदला लेने में मेरी मदद नहीं करोगे। तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। कुछ देर के बाद संगाई पोनी को एक खंडर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने रानी को बांध कर रखा होता है। वह उससे कहता है कि यह वकील जानती है कि वे सभी कहाँ पर छुपे हुए हैं, वह उसे टॉर्चर नहीं कर सकता, इसलिए वो पोनी को उसे टॉर्चर करने के लिए कहता है। रानी पोनी से कहती है कि मुझे जाने दो, पर पोनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसके पेट में चाकू मार देती है और उससे पूछती कि वे सभी लोग कहाँ छुपे हैं। तब रानी उन सभी का एड्रेस बता देती है। दोस्तों, ये वही सीन था जो हमें शुरू में दिखाया गया था। पोनी उन एड्रेस को एक पन्ने पर लिखकर रानी को जिंदा आग लगा देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। सबसे पहले पोनी और संगाई अनबू के पते पर जाते हैं, जो कि एक स्कूल में छुपा था। उसके देखभाल के लिए उन्होंने एक बच्चे को काम पर रखा था। बच्चा उससे पूछता है कि क्या उसे और भी दारू चाहिए, तो अनबू उस बच्चे से कहता है कि वह उसके लिए और भी खाना लेकर आए और उसे यह भी कहता है कि अगर उसकी कोई छोटी बहन तो उसे भी अपने साथ लेकर आए। यह सुनकर उस बच्चे को काफी गुस्सा आता है। उस बच्चे को पता चलता है कि वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है। जब बच्चा उसके लिए खाना लेने जाता है तो पोनी और संगाई उसके दरवाजे को पीटने लगते हैं। अनबू जब दरवाजा खोलता है तो वह उन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह इतना ज्यादा शराब पिया होता है कि वह ढंग से भाग नहीं पाता है और वहीं पे गिर जाता है। पोनी एक ईंट उठाकर उसके सर के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से वह जख्मी हो जाता है और उसके बाद वे दोनों उसे एक कमरे में बांध देते हैं। अनबू पोनी से पूछता है कि क्या उसे उस रात मजा आया था, तो यह सुनकर पोनी कांच की बोतल उठाकर अनबू के मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर इसके बाद संगाई और पोनी अपनी अपनी चाकू से उसके शरीर में छेद करने लगते हैं, जिसकी वजह से वह अधमरा हो जाता है और मरने वाला होता है। तभी वह बच्चा आता है और यह टॉर्चर देखकर काफी डर जाता है। संगाई उस बच्चे को समझाता है कि अंदर जो आदमी है वह बहुत ही बुरा इंसान है, उसने कुछ गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। इसके बाद पोनी संगाई से अनबू को आग में जलाकर मारने को कहती है और संगाई कहता है कि यह एक स्कूल है, यहाँ पर आग लगाने पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए हमें इसे एसिड से जलाकर मारना होगा, जो कि हमारी कार में है। उनकी बातों को सुनकर वह बच्चा उनकी कार से एसिड को लेकर आता है और संगाई उस एसिड को अनबू के शरीर पर गिराने लगता है, जिसकी वजह से उसका शरीर जल जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। और संगाई का एक दोस्त होता है जो कि इस मिशन में उसका साथ दे रहा होता है। वह संगाई को फोन करके बताता है कि वह उसे जहाँ पर भेजा है वहाँ पर उसने उसके दुश्मन को देखा है। इधर उस गिरे के आदमी का भाई अपने बड़े भाई को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, जो कि उसके हिस्से की जमीन उसे नहीं देना चाहता था। तभी वो आदमी अपने बेटे सुदले को एक जंगल में छुपा देता है और उससे कहता है कि वह बाहर ना निकले और जख्मी हालत में वह वहां से भागकर सड़क पर जाता है। तभी उसके आगे से एक ट्रक गुजरता है और वह उस ट्रक वाले से मदद मांगता है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता। तभी उसके भाई और आदमी आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका बेटा कहाँ पर है। वो उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे ट्रक में भेज दिया है और वह उस तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तभी उसका छोटा भाई उसके आदमी उसे जान से मार देते हैं। कुछ देर के बाद पोनी और संगाई उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर वे लोग अपने कातिल को मरे हुए देखते हैं, जिसकी वजह से पोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह चाहती थी कि वह केवल उसके हाथों मरे। अब वहाँ पर कुछ दूर पर संगाई सुदलाई को देखता है, जिसे देखते ही पोनी उसे मारने के लिए बढ़ती है, पर संगाई उसे रोक लेता है। पोनी कहती है कि उस रात यह भी मुझे गलत तरीके से छू रहा था और संगाई पोनी से कहता है कि यह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह अंधा है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। यह कहकर संगाई सुदलाई को अपने साथ लेकर जाता है और उस दौरान पोनी गुस्से में अपनी गन को ऊपर फायर करती है, जिसकी आवाज को सुनकर गिरी और उसके आदमी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सुदलाई पोनी और संगाई के साथ में जा रहा है। वो उनका पीछा करते हैं तो रात के वक्त दिखाते कि संगाई का दोस्त उसे वासु की लोकेशन भेजता है, जो कि एक शिप में चढ़ा हुआ है। संगाई उस शिप में जाकर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वासु को पानी में कूदना पड़ता है
और फिर उसे भागता हुआ देखकर संगाई उसे गोली मारकर घायल कर देता है और फिर पोनी के हवाले कर देता है, जो कि वासु को बहुत मारती है और उसे एसिड से जलाकर उसे राख कर देती है। इसी दौरान उसका पीछा करते हुए वहाँ पर गिरी और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, जो कि शिव को जलता हुआ देखकर आधे लोग वासु को देखने के लिए जाते हैं, जिन्हें जब वासु नहीं मिलता तो संगाई को मारने की कोशिश करते हैं, जो कि सुदलाई के साथ था। संगाई उन पर गोली चलाता है पर उसकी गोली खत्म हो जाती है। फिर जब संगाई के फंसे होने के बारे में उसके दोस्त से पोनी को पता चलता है तो वहाँ पर वो गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, जिसको देखकर संगाई और सुदलाई उसमें बैठ जाते हैं और संगाई पोनी से बताता है कि यह गिरी के आदमी है। तो पोनी अपनी गाड़ी से उन सभी को कुचल देती है। एक गुंडा पोनी को मारने की कोशिश करता है तो पोनी उसका हाथ पकड़कर अपनी गन से गोली मार देती है। अब बाकी बचे लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं और इस बारे में जब सभी देवा को फोन पर बताते हैं, जो कि थिएटर में मधुकर के साथ में होता है, और मधुकर से कहता है कि पोनी पागल हो गई है। तब मधुकर बोलता है कि मैं किसी औरत से नहीं डरता। तभी वहाँ पर गिरी भी आ जाता है, साथ ही वहाँ पर पोनी और संगाई भी पहुँचते हैं। संगाई सुदलाई को एक सुरक्षित जगह पर छुपाकर पोनी से कहता है कि पहले मैं अंदर जाता हूँ, तुम कुछ देर बाद आना। और संगाई एक बंदूक और चाकू लेकर अंदर घुसता है तो उसका सामना गिरी और मधुकर के गुंडे से होता है। वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता है पर वे सभी संगाई को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। फिर भी संगाई सभी को मार गिराता है। इसी बीच पीछे के रास्ते से पोनी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो आते ही पहले मधुकर के कंधे पर गोली मार देती है, फिर देवा को भी शूट करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद वे मधुकर के पास आती है, जिसे देखकर मधुकर कहता है, उम्मीद है तुम्हें उस रात मजा आया होगा। इस बात पर पोनी बिना देरी किए हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। इसके साथ ही मधुकर का भी खेल खत्म हो जाता है। इसी दौरान घायल संगाई जब देवा को एक गन उठाने की कोशिश करते हुए देखता है तो उसके हाथ काटने के साथ ही उसे भी मार डालता है और पोनी संगाई को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जो कि गाड़ी के पास पहुंचकर संगाई पोनी से कहता है कि तुम सुदलाई को जल्दी से लेकर आ जाओ, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। वो उसे छोड़कर सुदलाई को लेने जाती है। तभी संगाई देखता है कि उसकी तरफ गिरी और उसके गुंडे आ रहे हैं, जिन्हें करीब आते देखकर वो गाड़ी में रखे सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें संगाई के साथ ही गिरी और उसके आदमी भी मारे जाते हैं। ये देखकर पोनी पहली बार संगाई को भैया कहकर बुलाकर रोने लगती है और खुद को कोसती कि मैंने कभी भी अपने भाई के प्यार की कदर नहीं की। फिर वो सुदलाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो बात करें सुदलाई की, तो जब कई लड़के बेहोश पोनी को गलत तरीके से छू रहे थे तो सुदलाई को वे लोग अपने साथ लेकर आए थे और जब वो देख नहीं सकता था तो उसने पोनी की जब छुआ तो वह पहचान गया और तुरंत उसने जाकर इस बारे में देवा को बताया। तभी देवा वहाँ पर आकर लड़कों को भगाया था। फिर पोनी के साथ में उसने गलत काम किया था और उस बेचारे सुदलाई ने कुछ भी नहीं किया था और संगाई उसके बारे में बिल्कुल सही था। इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है।